तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज पल्सर 220 के बारे में। ये बाइक मैं 7 साल से चला रहा हूँ और मेरा जो टोटल इस बाइक का एक्सपीरियंस है 67,532 किलोमीटर्स। तो जो बंदे अभी तक कंफ्यूज है कि हमें बजाज पल्सर 220 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो मैं आपका कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो के मार्फत दूर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बाइकर के लिए उसकी बाइक ज़िंदगी में होना एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो बंदा अगर मिडिल क्लास रहेगा तो बहुत स्ट्रगल होता है एक अच्छी बाइक लेने के लिए। जब एक बाइक लॉन्च हुई थी 2009 में, तब से लेके 2013 तक ये मेरा ड्रीम था, बट मुझे जॉब करने पड़े, डबल शिफ्ट करनी पड़ी, तब जाके ये बाइक मुझे मिली। तो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी तक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब मैं बजाज के शोरूम में गया था नया पल्सर 220 का रिव्यू करने, तो वहाँ के सेल्समैन से मुझे एक बात पता चली कि ये जब भी बाइक कोई लेने आता है तो इस बारे में कुछ बताना नहीं पड़ता है सेल्समैन को। मतलब आप समझ सकते हो इस बाइक की कितनी डिमांड रहेगी मार्केट में, क्योंकि 1,20,000 के अंदर इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि ये बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसी अफवाहें है कि इस बाइक से एक्सीडेंट्स होते हैं, इस बाइक का मेंटेनेंस ज़्यादा है। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो ये बाइक का जो मुझे फर्स्ट लुक जो था वो फ्रंट लुक, क्योंकि कोई भी बाइक 2009 या 10 के आसपास में प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नहीं आती थी। बजाज पल्सर 220 ऐसी बाइक थी जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ मिलती थी, तो मेरे लिए हायाबुसा से कम नहीं थी उस वक्त। तो दोस्तों इस बाइक की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि इस बाइक में सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। मेरी हाइट 6 फीट है, फिर भी मैं इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि इसकी जो सीट है, ये सीट अच्छी तरह से बजाज की तरफ से डिज़ाइन की गई थी लॉन्ग टूर के लिए, सिटी राइड के लिए। जब मैं 2014-15 में जब ऐड आते थे टीवी पे, इस बाइक से स्टंट भी किए जाते, तो ये मेरी फर्स्ट बाइक थी जो इससे मैंने स्टंट किए थे। इसका नतीजा आप अभी भी देख रहे हो, ये टूटा हुआ है, क्योंकि उस वक्त में मुझे स्टंट करने में इस बाइक से बहुत मज़ा आता था। और आपने बहुत सारे शोज़ भी देखे होंगे या प्रोफेशनल राइडर्स भी देखे होंगे, बजाज पल्सर 220 यूज़ करते हैं, क्योंकि इस बाइक में जो पावर है, टॉर्क है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपको महसूस ना होगा कि इधर आप पावर लॉस कर रहे हो इस बाइक को चलाते वक्त। मैंने बहुत सारे कंज्यूमर से सुना था कि बजाज की बाइक्स में वाइब्रेशंस बहुत होते हैं। हाँ, ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये अगर आप हाई आरपीएम पे ये बाइक को चलाओगे तो वाइब्रेशन फील होते हैं। लेकिन 2017 के बाद बजाज ने अपनी डिज़ाइंस के ऊपर, अपने इंजन्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया। तो अभी नई पल्सर में उम्मीद करते कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नई पल्सर मैंने चलाई थी तो मुझे कुछ ऐसा वाइब्रेशन फील नहीं होता। 2019 की चलाई थी, तो एक साल में के अंदर कुछ उसमें हाई आरपीएम पे भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा था। क्योंकि अभी की 2020 की है, उसमें आपको इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है अगर हम कंपेयर करेंगे तो पुरानी पल्सर से। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा कि बजाज अपनी बाइक्स में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करती है, वैसे ही पल्सर 220 है। जैसे आप पुरानी बाइक देखोगे सेम वैसे ही फंक्शंस आपको इस बाइक में मिलते हैं। सिर्फ अभी एबीएस ऐड हो गया है और फ्यूल इंजेक्शन ऐड हो गया है। अगर हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं विद एंटी फिक्शन बूस्ट के साथ। अगर हम रियर सस्पेंशन की बात करें तो 5-वे एडजस्टेबल ट्विन नाइट्रॉक्स शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं। वो आपको अच्छी या ख़राब रोड पे या हाई स्पीड पे आपको अच्छी स्टेबिलिटी दे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छी सीट मिल जाती है। मैक्सिमम कंफर्ट आप इस बाइक से ले सकते हो, क्योंकि आप 100 या 120 किलोमीटर इस बाइक से आराम से जा सकते हो। बहुत सारी लेडीज़ का एक प्रॉब्लम होता है बाइक में, उनको सीटिंग कंफर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी बहुत सारी बाइक्स हैं उनमें पिलियन कंफर्ट ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पल्सर 220 में आपको लेडीज़ कम अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जो सीट है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है पिलियन कंफर्ट के लिए, क्योंकि ये सीट चौड़ी भी और लंबी भी है। तो लेडीज़ को इस बाइक पे बैठने को कोई इशू नहीं होगा। पिलियन और राइडर दोनों की जो सीट की जो पोजीशन डिज़ाइन की गई है वो अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है। तो आप लॉन्ग टूर करते हो तो आपके लिए इस बाइक से लॉन्ग टूर करना कोई तकलीफ़ नहीं होगी विद पिलियन। अगर हम हैंडल की बात करें दोस्तों, तो हैंडल आपका अपराइट पोजीशन में मिल जाता है। मतलब आपको राइड करने टाइम पे डिसेंट राइडिंग पोजीशन मिल जाती है। ज़्यादा आपके हाथों पे पेन नहीं होता है या कंधों पे या पीठ पे ज़्यादा आपको पेन महसूस नहीं होगा इस बाइक को आप लॉन्ग टूर तक चलाते हो तो।
अगर हम इस बाइक की अगर फाइबर क्वालिटी की बात करें तो इस बाइक में आपको फाइबर क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस बाइक से, और रास्ते पे ऑयल था, तो ऑयल की वजह से मेरी बाइक स्लिप हो गई थी। मतलब मैं 6 फीट दूर था इस बाइक से, मतलब आप समझ सकते हो, आपको निशान भी दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि फाइबर क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस बाइक में। इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब कुछ नुकसान हुआ ही नहीं बाइक को, सिर्फ नॉर्मली स्क्रैचेस आए। मतलब बजाज ने फाइबर क्वालिटी दी है वो बहुत अच्छी दी है इस बाइक में। अगर हम बाइक की हैंडलिंग की बात करें तो मैनुअरेबल हैंडलिंग आपको इस बाइक में मिल जाती है। आप इसको सिटी में और हाईवे पे दोनों जगह आप इसको इजीली चला सकते हो, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक की ब्रेकिंग की बात करें तो आपको ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। अभी की जो पल्सर है उसमें आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी क्योंकि वो एबीएस के साथ आती है, नॉन एबीएस बाइक है। हाई स्पीड पे मुझे तो इस बाइक में अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है। फ्रंट का ब्रेक अच्छी तरह से काम करता है और रियर ब्रेक थोड़ा अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। नई पल्सर में भी सेम प्रॉब्लम है, पुरानी में भी सेम प्रॉब्लम था। अगर हम इस बाइक की फ्रंट डिस्क की बात करें तो 260 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिल जाती है, और रियर डिस्क की बात करें तो आपको 230 mm की रियर डिस्क मिल जाती है। तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बजाज पल्सर में आपको स्टील प्लेटेड डिस्क प्लेट मिल जाती है। अगर आप दूसरी बाइक्स को देखोगे जो इस सेगमेंट में आती है या 150 सेगमेंट में आती है, उसमें आपको रबर ब्रेक लाइन्स मिलते हैं। तो आपके माइंड में अभी आया होगा इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो आपको दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। रबर ब्रेक लाइन में फ्लूइड प्रेशर की वजह से ब्रेक लाइन स्ट्रेच हो जाती है, जो ब्रेक लाइन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। अगर वहाँ पे आपकी स्टील प्लेटेड रहेगी तो डिस्क रहेगी वो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ब्रेक प्रेशर कैलिपर तक पहुँचाता है। तो इस वजह से आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस, आपकी स्टील की जो डिस्क ब्रेक है उसकी क्वालिटी भी अच्छी बन जाती है। तो बजाज ने डिस्क ब्रेक बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो दोस्तों इस बाइक को मैंने तकरीबन 66,538 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे जो निगेटिव पॉइंट्स इस बाइक से महसूस हुए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो बाइक के मिरर दिख रहे हैं आपको, ये मिरर है ना, अच्छी तरह से सेटअप नहीं दिया गया है बजाज पल्सर 220 को। जितनी अभी आप 220 नहीं भी देखोगे तो उसमें भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पीछे का नहीं दिखता है कंप्लीट व्यू नहीं आता है। पीछे से आपके कंधे दिखते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा रहेगी, आपका वज़न थोड़ा रहेगा ज़्यादा, तो आपकी बॉडी तो आधा ये 50% तो यहाँ पे वो कैप्चर कर लेता है। तो मिरर के ऊपर बजाज को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करना चाहिए था, पर नहीं किया। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि पीछे से कोई बंदा आता है वो दिखता ही नहीं है। अगर आपकी बाइक 30 या 40 हज़ार किलोमीटर तक चल जाती है तो यहाँ से आपको स्क्रू के अंदर जो रबर होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, तो फेयरिंग से आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा इरिटेटिंग मामला हो जाता है राइडिंग के वक्त। अगर हम इंजन की बात करें दोस्तों, अगर हम इंजन का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखोगे बजाज पल्सर 220 का, तो इस बाइक में आपको थोड़ा पिकअप 40-50 हज़ार किलोमीटर बाद कम होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिया गया है, क्योंकि जब बाइक ये चलाता हूँ तो ये अगर मैं इसकी डबल सीट में अगर ले लेता हूँ बाइक के पीछे, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ये स्टैंड स्पीड ब्रेकर को लगता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि राइडिंग करते वक्त बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आवाज़ आता रहता है खट 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 ऐसा। तो ये भी नई पल्सर में भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा देना चाहिए था इस बाइक को। तो दोस्तों आप ऐसी बाइक देख रहे हो जो अच्छी आपको माइलेज देने वाली हो, कंफर्ट लेवल अच्छी हो, वैल्यू फॉर मनी हो, लॉन्ग राइड सिटी राइड के लिए भी अच्छी हो, तो बजाज पल्सर 220 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप आँख बंद करके इस बाइक को ले सकते हो, क्योंकि इस बाइक के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना, आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स शॉप पे मिल जाएंगे। और इसके स्पेयर पार्ट ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पे करना नहीं होगा। और इस बाइक की जो स्पेयर पार्ट की क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो एयर फिल्टर आता है वो 90 रुपये का आता है, वो भी 5 या 6 हज़ार किलोमीटर तक आराम से चल जाता है। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी अच्छी है बजाज की तरफ से, और सस्ते भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं होती कि स्पेयर पार्ट के लिए आपको गाड़ी को ज़्यादा देर खड़ा रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि स्पेयर पार्ट मिल रहे हैं। बजाज की किसी भी बाइक को आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी ईज़िली हो जाते हैं। अगर आप इस बाइक की माइलेज की बात करें तो अभी मेरी बाइक थोड़ी पुरानी हो गई है, तो मुझे सिटी में इस बाइक से 38 टू 39 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। और मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो 48-50 के आसपास मुझे माइलेज मिल जाता है। तो अभी थोड़ा माइलेज डिक्रीज़ हुआ है मेरा इस बाइक का, पहले अच्छा मिल जाता था। पर लेकिन आप अभी नई पल्सर देख रहे हो तो आपको नई पल्सर में
सिटी में मैंने जब माइलेज टेस्ट किया था तो 48 किलोमीटर मुझे माइलेज मिला था और हाईवे पे 53 का माइलेज मिला था। तो नई पल्सर में फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से माइलेज बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बाइक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरा जो स्पेशल ओपिनियन है, ये बाइक आप ले लो, क्योंकि 1,20,000 या 1,30,000 के अंदर आपको इतनी अच्छी बाइक नहीं दे सकता कोई भी। क्योंकि ये बाइक मैं अभी नई बोल के 7 साल से चला रहा हूँ, ना ही मुझे कोई मेजर इशू आया। सिर्फ नॉर्मली मुझे 3 बार मैंने इसकी क्लच प्लेट चेंज की होगी, और नॉर्मल सा मैंने इसमें 6 बार कुछ तो इसमें एयर फिल्टर चेंज किया था। मतलब आप समझ सकते हो कि 67,000 किलोमीटर अभी इस बाइक में होने वाले हैं, फिर भी ये बाइक अच्छी तरह से वर्क कर रही है, ना ही मुझे कोई मेजर इशू इस बाइक में आया। अगर आप सोच रहे हो कि नई पल्सर लेनी चाहिए, क्योंकि पुरानी और नई पल्सर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो आप नई पल्सर ले सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी। और आप इस बाइक को बेचने भी जाओगे 4 या 5 साल बाद, तो आपको अच्छी रीसेल इस बाइक से मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको रीसेल में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अच्छी खासी रीसेल मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बाइक स्पीड बाइक है या ये बाइक प्रोफेशनल बाइक नहीं है, तो ऐसा मत सोचो दोस्तों, क्योंकि ये बाइक अभी बहुत जनों का सपना भी है। जैसा मेरा था, वैसा और जनों का सपना भी है ये बाइक। ये बाइक बहुत अच्छी है, अगर आप इसको अच्छी तरह से ख्याल रखोगे, अच्छी तरह से इस बाइक को राइड करोगे, तो ये बाइक आपको लॉन्ग टर्म तक ज़रूर साथ देगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को आखिर में वो लाल बटन दे रहा है, वो लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल और स्कूटर रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।